Uh, few die of hunger and many die of eating. यानी कि बहुत कम लोग भूख से मरते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अधिक खाने से मरते हैं। ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है सोनिया एंड आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे वेट मैनेजमेंट सेशन में। और वेट मैनेजमेंट क्यों, आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं दैट हमारी हेल्थ जो होती है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इट्स नॉट एन एक्सपेंस। हालांकि ये एक्सपेंस बन जाएगा अगर हम समय नहीं निकालते इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। आप समझ ही गए होंगे जब मैंने आपसे कहा था कि बहुत कम लोग भूखमरी से मरते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अधिक खाने से मरते हैं, कि मैं बात कर रही हूँ ओबेसिटी की। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओवरवेट और ओबेसिटी डिफाइन किए जाते हैं अबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन, जो हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर हम एक क्रूड पॉपुलेशन मेजर लें ओबेसिटी का, तो इसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। तो एक व्यक्ति जिसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे अधिक है, उसको जनरली ओबीस माना जाता है। और जो व्यक्ति जिसका बीएमआई 25 या उसके बराबर होता है, उसको हम ओवरवेट मानते हैं। इसके बारे में अभी हम और भी बात करेंगे। ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अपने साथ लेके आता है। यानी कि पल्मोनरी डिजीजेस से लेके हार्ट डिजीजेस तक, पैनक्रियाटिस, गायनेकोलॉजिकल abnormalities, गॉल ब्लैडर डिजीजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्किन डिजीजेस, गाउट। यू टॉक ऑफ एनी डिजीज और आप देखते हैं कि इनका प्रमुख कारण ओबेसिटी होता है। और जब हम ओबेसिटी की भारत में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत तेजी से ओबेसिटी का क्राइसिस बढ़ रहा है और भारत अपना ही एक संघर्ष कर रहा है ओबेसिटी से फाइट करने के लिए, जो आने वाले सालों में और वर्सन होता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबली हम देखें तो 1.9 बिलियन अडल्ट जो हैं वो ओवरवेट हैं, जिसमें से 650 मिलियन लोग ओबीस हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली देखा गया है कि 2.8 मिलियन डेथ्स are reported as a result of being overweight and obese. So you can imagine, the havoc that this obesity is playing. अगर हम भारतवर्ष की बात करें, तो भारत में हम देखते हैं कि 135 मिलियन से अधिक लोग जो हैं वो ओबेसिटी से अफेक्टेड हैं। और ओबेसिटी जो भारतवर्ष में पाया जाता है ये वेरी करता है। इसके कई कारण होते हैं। एज एक बहुत बड़ा कारण है, जेंडर, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी वेरी करता है। भारत में अब्डोमिनल ओबेसिटी जो होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का। और बहुत सारी स्टडीज ने ये दिखाया है दैट औरतों में ओबेसिटी कंपेयर टू मेन ज्यादा पाई जाती है। और आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में ये क्राइसिस जो है वो तेजी से बढ़ेगा, स्पेशली अमंगस्ट इट्स यंग पीपल। अगर हम वर्ल्ड ओबेसिटी फाउंडेशन की फिगर्स को देखें, तो हम देखते हैं दैट करीबन 150 मिलियन ओबीस चिल्ड्रन होंगे दुनिया में 2020 तक, और ये इंक्रीज होगा बाय 100 मिलियन इन द नेक्स्ट डेकेड, राइट। और भारत की हम बात करें तो भारत में मोर देन 27 मिलियन पीपल विल बी ओबीस बाय दिस ईयर। ये अगर हम इसको कंपेयर करें तो आज के समय में, तो आज के समय में 11 मिलियन बच्चे हैं जो ओबीस हैं, जो बढ़ के 27 मिलियन तक हो जाएंगे। तो जब हम ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो ओबेसिटी के लिए ये जरूरी है जानना कि क्यों होती है ओबेसिटी, क्या कारण है ओबेसिटी का। आइए जानते हैं कुछ कारण जो ओबेसिटी यानी कि मोटापे के कारण है। सबसे पहले होता है जेनेटिक्स। ओबेसिटी यानी कि मोटापे का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होता है। देखा गया है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो ओबीस हैं, वो उनकी ओबीस होने की लाइक्लीहुड अधिक होती है कंपेयर टू चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स ओबीस नहीं है।
दूसरा कारण है कुछ दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स, डायबिटीज की मेडिसिन या एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, वो वेट गेन कॉज करते हैं। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे बॉडी और ब्रेन के फंक्शन को अल्टर करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करते हैं और हमारी भूख को बढ़ाते हैं। एक बहुत ही बड़ा कारण ओबेसिटी का होता है शुगर। इसीलिए जब आप कोशिश करते हैं कि अपने वेट को कंट्रोल करें तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आप अपना शुगर कम कीजिए। जब हम शुगर को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स और बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जिस कारण से वेट गेन होता है। फिर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम इधर से उधर भाग रहे होते हैं अपनी डेली दिनचर्या में, तो एक ऐसी चीज है जो हम खाते हैं जो हमें और ज्यादा ओबीस बनाती है, और वो होता है जंक फूड। जंक फूड्स जो होते हैं जैसे कि पिज्जाज, बर्गर्स, डोनट्स, जो हम बाजार से लेके खाते हैं, ये बहुत हाई होते हैं फैट में, सॉल्ट में और शुगर में, और ये हमें ओबीस बनाते हैं। फिर एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या होता है, जब हमारे को बहुत तनाव होता है तो हम कंफर्ट फूड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कंफर्ट फूड क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसा खाना जो खा के हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, और ये नॉर्मली बहुत ही फैटी खाना होता है। तो क्या होता है, जब हम कंफर्ट फूड खाते हैं तो ये हमारे बॉडी का सेरोटोनिन लेवल बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में जो हमें अच्छा महसूस करने में मदद करता है। वी फील बेटर जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन आता है, बढ़ता है। तो कंफर्ट फूड सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं, इसीलिए ऑटोमेटिकली जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप फैटी फूड की तरफ दौड़ते हैं। स्ट्रेस जो होता है ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम कोर्टिसोल के नाम से जानते हैं, जो मैनेज करता है फैट स्टोरेज। तो स्ट्रेस कोर्टिसोल को रिलीज करता है, और कोर्टिसोल क्या करता है, हमारी भूख को बढ़ाता है। हमारी क्रेविंग्स जो होती है फैटी खाने की या शुगरी खाने की, उसको बढ़ाता है, और इसी कारण हम फैटी और शुगरी खाने की तरफ आगे दौड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं और जब हम वो खाएंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे। सो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल जिसके अंदर हम आते हैं। यानी कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। फिर ओबेसिटी का एक और भी बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या होता है, वो होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बैठे बैठे कैलोरीज को कंज्यूम करना। स्पेशली पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि हम घरों पे बैठे हैं, घर से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, राइट। सो एंड हम सब ने नोटिस किया होगा दैट कहीं ना कहीं हमारा वेट बढ़ा है। सो जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, आप जब कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हो और उसको बर्न करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हो, तो यू आर बाउंड टू गेन वेट, आपका वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देन एक बहुत बड़ा कारण है इज पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। व्हेन यू जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी का बढ़ता है, राइट, जिसके कारण आपका वजन भी बढ़ता है। देन हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन, एंड्रोजेंस, ऑस्ट्रोजेंस, लेप्टिन और ग्रोथ हार्मोन, जिनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे एपेटाइट के ऊपर, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर और हमारे बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या करते हैं, हमारे एपेटाइट को बढ़ाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करते हैं, जिसके कारण हम वेट गेन करते हैं। मेडिकल कंडीशंस जो होती हैं जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं ओबेसिटी का। तो हम किसको ओबीस मानते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं ओबेसिटी के? तो जो ओबीस व्यक्ति होता है उसका शरीर का जो फ्रेम होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा होता है, बहुत जल्दी फटीग होता है, थकान होती है, सांस फूलती है, ब्रेस्ट रीजन में एडिपोसिटी होती है, एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन होती है, पेट बाहर निकल आता है,
हमारे अपर आर्म्स जो हैं और थाइज जो होते हैं वो बहुत फ्लैबी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फैट चढ़ जाता है उनके ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, डिफिकल्टी होती है क्योंकि वजन बढ़ गया होता है, इसलिए जॉइंट पेन होने लगता है, सोने में परेशानी होने लगती है क्योंकि हमने अधिक खाया होता है, डाइजेस्ट ठीक से होता नहीं है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं क्योंकि मॉइस्चर हमारी स्किन के फोल्ड्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, वेट बेरिंग जॉइंट्स के ऊपर, स्पेशली घुटनों के ऊपर। ये जो सिम्टम्स आपको मैं बता रही हूँ अबाउट ओबेसिटी, ये किसी और मेडिकल प्रॉब्लम को भी रिजेंबल कर सकते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया है कि हाल फिलहाल में आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोई भी ऑब्वियस कॉज नहीं है उसका, तो सबसे पहले आप अपने एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें, उनको बताएं, और जब वो आपको बोलते हैं कि उनको भी लगता है ये ओबेसिटी है, देन ओनली इट्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि ये कोई और मेडिकल कंडीशन के सिम्टम भी हो सकते हैं। तो आप अपनी ओबेसिटी को डायग्नोज कैसे करते हैं? आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, राइट? तो ये देखने के लिए कि आप आप कैसे अपनी ओबेसिटी को डायग्नोज करेंगे, हम अपनी बॉडी का बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये हमारे हाइट और हमारे वेट के ऊपर निर्भर होता है, और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। इसका बहुत आसान फॉर्मूला होता है, हमारा बॉडी का वेट केजीज में हम लेते हैं और हाइट इनटू हाइट स्क्वायर लेते हैं मीटर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 68 केजीज है और आपकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है, यानी कि 1.73 मीटर्स हुआ 5 फीट 8 इंचेस। तो आप क्या करेंगे अपना बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए? आप 68 को, जो आपका बॉडी वेट है, डिवाइड करेंगे बाय योर हाइट स्क्वायर, यानी कि 1.73 इंटू 1.70, 2 टाइम्स अपने हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका रिजल्ट है 22.74। तो अब आप इस डायग्राम में एक बॉडी मास इंडेक्स स्केल देख रहे हैं, तो 22.74 क्या होता है? हेल्दी रेंज में आता है। तो नॉर्मल रेंज क्या आती है? 18.5 से 24.5। ओवरवेट क्या होते हैं? 25 से 29.9। ओबीस क्या होता है? जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से 39.9 के बीच में हो। और मॉर्बिडली ओबीस यानी कि बहुत ही डेंजरस जो होता है वो 40 एंड अबव बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं, तो हम हेल्दी रहें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ताकि हम करेक्टिव मेजर्स को ले सकें। तो ओबेसिटी क्या करती है? ओबेसिटी के बहुत सारे बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम ओबेसिटी को काउंटर करना चाहते हैं तो हम अपने वेट को मैनेज करें। और दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं वो एक जंग लड़ रहे हैं एक्सेस वेट के साथ हर दिन। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए। हेल्दी वेट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, हम मानते हैं कि फूड फ्यूल होता है, एंड इट्स नॉट अबाउट स्टार्विंग, इट्स अबाउट फ्यूलिंग आवर बॉडी विद फूड दैट इज हेल्दी एंड लो इन कैलोरी, राइट? वेट मैनेजमेंट जो है ये कवर करता है हर एस्पेक्ट अटेन करने का एक ऑप्टिमल वेट और हेल्दी लाइफस्टाइल। वेट मैनेजमेंट क्यों? वेट मैनेजमेंट हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा वेट अधिक होता है तो हमारी बहुत सारी रिस्क बढ़ जाता है ऑफ हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, बहुत टाइप्स ऑफ कैंसर, जॉइंट डिजीजेस जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से भी हम जानते हैं, रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग डिजीजेस। हमने शुरू में भी देखा था कि ओबेसिटी कितनी बड़ी बीमारियों का कारण होती है। तो वेट मैनेजमेंट करना जरूरी है अगर हम अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड जो रिस्क होता है जिन हेल्थ कंडीशंस का, अभी हमने उसके बारे में बात की।
अब वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? कई बार हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम से डर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारा इन जनरल एक व्यू होता है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का कि यहाँ हमें भूखा रहना पड़ेगा, स्टार्व करना पड़ेगा। वेल, दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। हम बात कर रहे हैं एक अच्छे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की, जो खाने में भी अच्छा हो, जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकें, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर सकें और आपके जो एक्स्ट्रा केजीज हैं आपके बॉडी के अंदर, उनको आप नॉक ऑफ कर सकें। तो वेट मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये जानने से पहले बहुत जरूरी है जानना क्या फंडामेंटल्स होते हैं वेट मैनेजमेंट के, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक स्टिमुलस को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, राइट? अब बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को फॉलो करके बहुत वेट लूज करते हैं, बहुत लोग स्टेबल रहते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फंडामेंटल्स को जाने वेट मैनेजमेंट के। और साथ ही बहुत जरूरी है हमें जानना कि अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अचीव करना चाहते हैं तो हमें बहुत जरूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस करना। यानी कि अगर आप वेट मैनेजमेंट में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप मोटिवेट हो गए, आपने कहा हाँ आज हम इस वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, एंड 4 दिन के बाद यू आर बैक टू स्क्वायर वन। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी रियलिस्टिक, और आपको लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने पड़ेंगे एंड स्टे फोकस्ड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज अबाउट मेकिंग अ लाइफस्टाइल चेंज। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक प्रीमाइस वेट मैनेजमेंट के बारे में, राइट? जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कैलोरीज के नाम से जानते हैं, राइट? हमारी बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हर दिन बर्न करती है, जिसको हम डेली एनर्जी कहते हैं, जो हम कैलोरीज के फॉर्म में मेजर करते हैं। द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो हमारी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में खर्च होती है, जिसकी खपत होती है, वो हमारी इंडिविजुअल जेनेटिक्स के ऊपर, हमारा कितना मसल मास है और कितनी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पे डिपेंडेंट होता है, राइट? तो हर इंडिविजुअल अलग अलग फॉर्म में अपनी कैलोरीज को बर्न करता है, एनर्जी को खर्चता है, लेकिन उसकी बॉडी कितना इस एनर्जी को खर्च करती है, कितने कैलोरीज बर्न करती है, ये उनकी अपनी जेनेटिक्स पे, कितना मसल मास है और कितनी फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, इस पे निर्भर होती है। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों का बहुत हाई अमाउंट ऑफ मसल मास है और जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, उनकी कैलोरीज की खपत ज्यादा होगी कंपेयर टू पीपल जिनका मसल मास कम है और लो लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। तो अगर आप जितना आप खा रहे हैं उतना खा रहे हैं, लेकिन आप बैठे हैं, आपका बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जितना खाया, आपने उससे उतना आपने जब बर्न ही नहीं किया, खर्च ही नहीं किया, तो आपका वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? आप अपने डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप अपने मसल मास को बढ़ाएं। तो अगर आप अपना कैलोरीज को बर्न करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मसल मास को बढ़ाइए। और मसल मास आप कैसे बढ़ाते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन करके। इसीलिए आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन आपके मसल मास को बढ़ाता है, राइट? और फिजिकल एक्टिविटी करके, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब आप अधिक एक्टिविटी करें, आप वॉक करें, जॉग करें, रन करें, एरोबिक्स करें, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। जेनेटिक्स ऑफ कोर्स आप ऑल्टर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव इनहेरिटेड। तो अगर आप अपनी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहते हैं, then you must consume calories. आपने सपोज करिए 100 कैलोरी खर्च की, तो आपको ताकत भी चाहिए शरीर में, तो उसके लिए आपको कैलोरीज लेनी भी है, खानी भी है कैलोरीज को, राइट?
सो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं और आप कितनी कैलोरीज लेना चाहते हैं। आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपने 100 खर्च की, 100 कैलोरीज ले ली। अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपने 100 कैलोरी खर्च की, 80 कैलोरीज ली। और अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो 100 कैलोरीज आपने खर्च की और 120 कैलोरी आपने खाई। सो डिपेंड करता है, दैट्स हाउ आप अपनी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो ये तो बेसिक प्रेमाइस था वेट मैनेजमेंट का। अब हम जानते हैं कुछ वेट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीज, मेटाबॉलिज्म, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये आप ध्यान से सुनिएगा। इन जनरल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं तो ये जानकारी हमारे पास हो। और अगर आप अपना मन बना रहे हैं अपने वेट को मैनेज करने के लिए, अगर आप अपना मन बना रहे हैं एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, आप मन बना रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, लाइफ में कुछ बदलने के लिए, लाइफ को एक हेल्दी तरीके से लीड करने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको कुछ और एक्साइटिंग बताने वाली हूँ जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा उस शुरुआत के लिए। और अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आप एक हेल्दी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरीज की। कैलोरीज के बारे में अभी हमने जब बेसिक प्रेमाइस ऑफ वेट मैनेजमेंट के बारे में जाना तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी क्या होता है। कैलोरी का मतलब है जो हमारा एनर्जी इनटेक होता है, जो हम फ्यूल लेते हैं। अगर आप एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेते हैं जितनी आप बर्न करते हैं तो आपका वजन चेंज नहीं होगा। अगर आप ज्यादा कैलोरीज लेते हैं जितनी आप बर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका वजन बढ़ेगा। अगर आपने जितनी कैलोरीज बर्न की हैं उससे कम कैलोरीज ले रहे हैं तो आपका वजन घटेगा। तो अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप अगर वेट लॉस चाहते हैं तो आपने जितनी कैलोरीज बर्न की हैं उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था, 100 कैलोरीज आपने बर्न की है और आपने 80 कैलोरीज कंज्यूम की हैं, राइट। तो 20 कैलोरीज आपकी आप बर्न कर सकते हैं। सो फैट टिश्यू जो 20 कैलोरीज का फैट टिश्यू होगा, ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा आपकी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एक और एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ। हरी ने बर्न की है 2500 कैलोरी एनर्जी हर दिन, राइट। हरी वेट अगर लूज करना चाहता है तो दैट विल ओनली हैपन इफ ही ईट्स लेस देन, अगर वो 2500 कैलोरी से कम लेते हैं। तो अगर हरी लेते हैं 2250 कैलोरीज तो 2500 कैलोरीज जो हैं वो उन्होंने बर्न की हैं। और अगर वो लेते हैं 2250 कैलोरीज तो 250 कैलोरीज की डेफिसिट होगी। और 250 कैलोरीज की डेफिसिट जो होगी वो कैसे पूर्ति होगी, तो ये पूर्ति होगी 250 कैलोरीज का जो फैट टिश्यू होगा वो बर्न हो जाएगा। तो ये 250 कैलोरीज कहाँ से आएगी, हमारे बॉडी जो में एक्सेस स्टोर्ड फैट है उससे बॉडी एनर्जी ड्रॉ करेगी। तो जो ब्रेकिंग डाउन होता है या मेटाबोलाइजिंग होता है फैट टिश्यू का, ये एनर्जी रिलीज करता है। और जब हमारी बॉडी को वो एनर्जी की जरूरत होती है तो फैट टिश्यू के ब्रेक डाउन या मेटाबोलाइजिंग से ये एनर्जी पाती है हमारी बॉडी, एंड दैट्स हाउ हम अपना वेट लूज करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी बाहरी एनवायरनमेंट से नहीं खा रही है, 2500 की जगह 2250 कैलोरीज ली हैं, तो 250 कैलोरी बाहरी एनवायरनमेंट से नहीं ली है शरीर ने, तो बॉडी क्या कर रही है, अंदर से फैट के फॉर्म में 250 कैलोरी से एनर्जी ले रही है, एनर्जी बर्न हो रही है आपकी, राइट। दैट्स अबाउट कैलोरीज। So it's very important कि हम ट्रैक करें कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, बट हमें फिनिकी नहीं होना है कैलोरीज को लेके, राइट। देन वी टॉक ऑफ अनदर टर्मिनोलॉजी जिसको हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म वो रेट है जिसपे हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है
कि अगर हमारी बॉडी इस कैलोरीज को बर्न नहीं करेगी तो बॉडी जो है इसको एनर्जी को यूज नहीं कर सकती टू एनर्जी टू रिपेयर टिश्यूज, एंड एंड में ये स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में इन फॉर्म ऑफ फैट। तो जिस रेट पे हमारी बॉडी फैट को बर्न करती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ टू थिंग्स, बीएमआर एंड एएमआर, बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट और एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। तो हमारी बॉडीज को करेक्टली फंक्शन करने के लिए ऑन अ डेली बेसिस, इवन जब हम सो रहे होते हैं हमें उसे फ्यूल करने की जरूरत होती है, और ये हम करते हैं जब हम कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू वर्क कि हम कितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है ये हम बीएमआर और एएमआर के जरिए कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमें पता है कि हमारी बॉडी को इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है तो हम अकॉर्डिंगली उतनी ही कैलोरीज का इनटेक करते हैं। So that's about metabolic rate, यानी कि वो रेट जिसपे आपकी बॉडी फैट को बर्न करती है, that's metabolic rate. Then we talk about macronutrients and micronutrients. अब न्यूट्रिएंट्स को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत अधिक क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, कैलोरीज देते हैं। मैक्रोस क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट से एग्जाम्पल है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। दालें, मीट, फिश, आलू, नट्स, ऑयल, सीड्स, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भरपूर होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं और जरूरी होते हैं हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए। तो वो लोग जो कहते हैं कि हम अब हम डाइट पर हैं, और अगर आप डाइट पे हैं तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। प्लीज डोंट डू दैट। आपकी बॉडी को हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है इन बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं एंड यू शुड टेक देम। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हालांकि ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी की ग्रोथ, डिजीज प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करते हैं। फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और सर्टेन टाइप्स ऑफ मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। सब्जियां, फ्रूट्स, एग्स, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड, खमीर उठा हुआ खाना एक्सेट्रा, ये सब रिच होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। सो दैट्स अबाउट मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आइए अब थोड़े से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्रोत होता है एनर्जी का। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि ब्लड शुगर में कन्वर्ट करता है, और हमारी बॉडी यूजेस ये शुगर जो होती है इससे एनर्जी डिराइव करती है हमारी बॉडी, हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के लिए। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो आप बहुत लो फील करेंगे, यू विल बी डिवॉइड ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को लिवर में स्टोर करती है और मसल्स में स्टोर करती है, एज एंड व्हेन जब जरूरत होती है वहां से लेती है। लेकिन कार्ब्स लेने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हमें किस तरीके के कार्ब्स लेने चाहिए, क्योंकि कार्ब्स में भी कुछ अच्छे कार्ब्स होते हैं और कुछ बैड कार्ब्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं ये हेल्दी होते हैं। अब गुड कार्ब्स क्या होते हैं? गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स, दालें, बीन्स, मटर, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, किनोआ, प्योर ओट्स, pumpkin seeds, sunflower seeds and sweet potatoes, जिसको आप शकरकंदी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये गुड क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये हाई होते हैं फाइबर में, इनके अंदर नेचुरल शुगर्स होती हैं, प्रोसेस्ड शुगर्स नहीं होती। ये लो होते हैं ग्लाइसेमिक में, ये इंसुलिन लेवल्स लो रखते हैं, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक हमें ताकत देते हैं। हमें इनको खा के बहुत लंबे समय तक फुलनेस की फीलिंग होती है, और ये हमें वजन घटाने में मदद करते हैं।
अब बैड कार्ब्स क्या होते हैं? अगर गुड कार्ब्स ये हैं फ्रूट जूसेस, स्पेशली द टेट्रा पैक। तो अगर आप कहते हैं कि मैं तो जूस लिया है अपने डाइट में और टेट्रा पैक वाला लिया है, नो नॉट एट ऑल। सोडा, cookies, pastries, cakes, white bread, white crackers, regular pasta, candy, ice cream, frozen yogurt, potato chips, French fries. अब आप सोच रहे होंगे जितनी चीजें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं वो सारे बैड कार्ब्स हैं. Well, that they are not healthy for your body and bad इसलिए है क्योंकि ये बहुत लो होते हैं फाइबर में. ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये बहुत हाई हैं इन ग्लाइसेमिक, इंसुलिन लेवल एकदम से शूट अप होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, दोबारा से भूख जल्दी लगने लगती है, एनर्जी में लो होते हैं, यू नो. सो आप इनको खा भी लेते हैं फिर भी यू फील लो इन एनर्जी, आपको बार बार भूख लगती है और इन सब से आप वेट गेन करते हैं. सो इफ यू रियली वांट टू हैव कार्ब्स, यू नो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव, तो आप इंडल्ज कीजिए गुड कार्ब्स के अंदर. Then we talk of another important macronutrients, which is protein. Protein एक macronutrient है जो हमारे मसल मास को बिल्ड करने में important है. तो आपको अगर याद हो तो अभी हमने कुछ मिनट पहले ये जाना था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी बहुत तेजी से कैलोरीज को बर्न करे और अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाए, तो क्या करना है? हमें मसल मास बढ़ाना है और फिजिकल एक्टिविटी करनी है. तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे मसल मास को बढ़ाने में मदद करता है. तो डाइट में हर चीज इंटरलिंक्ड होती है. एवरी न्यूट्रिएंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले. अगर आप एक हेल्दी खाना खाते हैं तो आपके खाने की प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, बट अ हेल्दी वर्जन ऑफ इट, राइट? प्रोटीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी हमारे कोशिकाओं को, सेल्स को जरूरत होती है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए. ये कंसिस्ट करते हैं एमिनो एसिड्स. स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारी बॉडी का जो होता है वो प्रोटीन पे निर्भर करता है. हमारे बॉडी के सेल्स का रेगुलेशन, टिश्यूज का रेगुलेशन और ऑर्गन्स का रेगुलेशन जब तक नहीं हो सकता ढंग से, जब तक हम प्रोटीन इनटेक ना करें. प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं और एमिनो एसिड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के. तो आप समझ सकते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं. अब प्रोटीन, यू नो, नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि आप प्रोटीन सिर्फ एनिमल बेस्ड सोर्सेस से ले सकते हैं. बहुत लोग कहते हैं कि प्रोटीन, हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्रोटीन कहाँ से लें? वेल, मैं आपको बताना चाहूंगी दैट प्रोटीन इज बोथ एनिमल एंड प्लांट बेस्ड and equal amount of protein आपको मिलता है. You have to make the right selection. तो अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज से प्रोटीन ले सकते हैं, और you can choose animal based sources if you're not a vegetarian and vegan. Then we talk of another important macronutrient जिससे हम सब डरते हैं, but ये भी बहुत जरूरी होता है, you know, आपकी बॉडी से एक्सेस फैट को बर्न करने के लिए. And these are fats. Fat is one of the three essential macronutrients जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है along with carbohydrates and proteins. तो एक बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर हेल्दी मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए. और इन फैट्स के जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स होते हैं, उस तरीके से फैट के भी सोर्सेज होते हैं. सो अगर आप हेल्दी फैट्स लेते हैं दे वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और इनके बेस्ट सोर्सेज क्या होते हैं? एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, फैटी फिश, राइट? लेकिन आपको इंश्योर करना चाहिए कि सैचुरेटेड फैट हो उसको आप बहुत ही कम क्वांटिटी में लें, और ट्रांस फैट जो हो उसको बिल्कुल ही अवॉइड करें. इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आप कोई चीज लेते हैं तो आप उनके लेबल्स को जरूर चेक करें, और अगर आप लेबल्स में ट्रांस फैट की या सैचुरेटेड फैट की हाई क्वांटिटी देख रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड दे आर नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी, राइट? देन यू नो, अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मैं आपको बोलूंगी दैट अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला फ्यूल हमें देना, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स.
दूसरा फ्यूल विच इज फैट, एंड थर्ड फ्यूल विच इज प्रोटीन्स। हमें लेस कैलोरीज खानी है जितनी हम बर्न करते हैं उसके मुकाबले, एंड देन वी सी दैट वी विल इजीली लूज वेट। कमिंग बैक टू टर्मिनोलॉजीज, अब हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स नेचुरली अकरिंग केमिकल्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ये बहुत सारे खानों में नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इनमें उतनी क्वांटिटी होती है जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये केमिकल रिएक्शंस करेक्टली नहीं हो सकते जब तक हमारी बॉडी में विटामिन्स ना हो। सो विटामिन्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए बोलते हैं कि यू शुड ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाइए। विटामिन्स जो होते हैं ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, कनेक्ट करते हैं, रेगुलेटर होते हैं इन द सिस्टम्स, उन सिस्टम्स के साथ ये उनको रेगुलेट करते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इनटेक ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स जरूरी होते हैं बिल्डिंग में, रिपेयरिंग में, और हेल्दी सेल्स और टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Then there are antioxidant vitamins also, और antioxidant vitamins क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के सेल्स को प्रिवेंट करते हैं from damage and from disease. That's about vitamins. Then it's very important. So आप अगर अपनी बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट करना चाहते हैं, it's very important कि आप विटामिन्स का इंटेक लें। Then we talk of minerals. Minerals जरूरी होते हैं नॉर्मल एंजाइम और सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, एंड फॉर फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, फ्लूइड्स, बोन, ब्लड एंड स्किन। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, एंड वी नीड देम मोर देन 100 मिलीग्राम्स पर डे। माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं, और इनको हम लेस देन 100 मिलीग्राम्स पर डे हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स होते हैं, एंड दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ना, सोडियम डेफिशिएंसी से आप वीक फील करते हैं और बहुत सारी और बीमारियां होती हैं। आयरन डेफिशिएंसी से आप एनेमिक हो जाते हैं। कैल्शियम से आपकी bones weak होने लगती हैं, right? So in the same way, magnesium and zinc also function. So minerals are very important. And then we have antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं स्लो डैमेज हमारे सेल्स का, जो फ्री रेडिकल्स कॉज करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे बॉडी जो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। जब हमारा फूड बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो दीज वेस्ट सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एंटी फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स टिश्यू डैमेज करते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी, ये जो फ्री रेडिकल्स डैमेज कर रहे हैं उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ए, सी, ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मिनरल्स जैसे कि सिलेनियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, इनके अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स माना जाता है फ्री रेडिकल्स, यानी कि वो चीजें जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रही हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं और हमारी ओवरऑल सेहत को बूस्ट करने में मदद करते हैं। एंड कहते हैं हम कि कलरफुल खाना खाइए बिकॉज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ब्रोकली है, अब सीजन आ गया है इन सब चीजों का। ब्रोकली, कैरेट्स, पेपर्स, एप्रिकॉट्स, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स एंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप वेल बैलेंस्ड डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो ये तो अभी हमने जाना कि हमारे लिए क्यों जरूरी होता है हेल्दी होना। क्यों अगर क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम ओबीस हो जाएंगे, और अगर हम ओबीस हो जाएंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी को राइट फॉर्म में न्यूट्रिशन दें। हर चीज का एक महत्व होता है, हर फूड एलिमेंट का एक महत्व होता है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में। हमारी बॉडी को बोथ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है,
एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में दें, बट एट द सेम टाइम वेल बैलेंस्ड डाइट के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। और रेगुलर एक्सरसाइज बेस्ट थिंग है जो आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो। ये क्या करती है? ये आपके बॉडी फैट को रिड्यूस करती है, आपके लाइफ स्पैन को इंक्रीज करती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करती है, क्रॉनिक पेन को रिड्यूस करती है, वायरसेस को दूर भगाती है, डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस करती है, आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाती है और आपकी मोबिलिटी को बढ़ाती है, और बहुत सारी और बेनिफिट्स जो एक्सरसाइज से होती है। और दिस एक्सरसाइज कैन बी इन वेरियस फॉर्म। आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। दिस कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स, बट अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, क्योंकि ये आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन फॉरएवर हम जानते हैं कि और हम मानते हैं इस चीज में कि यू नीड टू both look better and feel better. So forever में हम जानते हैं कि चाहे आप अपने वेट को लूज करना चाहते हैं या आप एंजॉय करना चाहते हैं बेनिफिट ऑफ एडवांस न्यूट्रिशन, आपको हर चीज forever के अंदर मिलती है। एंड forever फिट के अंदर वो हर चीज है जो आपको बेहतर दिखने और बेहतर महसूस करने में मदद करती है। तो आज के सेशन में जो वेट मैनेजमेंट पार्ट 1 का सेशन था, हमने जाना कि हमारे लिए अपने वेट को मैनेज करना क्यों जरूरी है। और अगर हम अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी को पोषण तत्व देने हैं, और इसके साथ साथ हमें इंश्योर करना है दैट हम अपनी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज करें। हमने ये भी जाना दैट अगर आप बेहतर महसूस करते हैं तभी आप बेहतर दिखते हैं, राइट। फॉरएवर में आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपको एक हेल्दी तरीके से वेट कंट्रोल करने में, मैनेज करने में मदद करता है। हमने आज ये भी जाना कि अगर आप अपने वेट को मैनेज नहीं करेंगे तो आप ओवरवेट या ओबीस कहलाएंगे। और अगर आप ओवरवेट और ओबीस हैं तो इसके साथ साथ आपका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को भी फेस करेंगे। सो इट्स नेवर टू लेट, it's never too early to work towards the healthiest you.